नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम स्वतंत्रता आंदोलन को देखेंगे। ठीक है, ये हम जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले देख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज है। तो चैप्टर वाइज में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको देख रहे हैं। अभी काफ़ी एग्ज़ाम लगा हुआ है, और 12 हो गया आपका। यूपीएससी भी आ रहा है साथ में, उसके बाद आपका और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे अदर स्टेट के भी, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये फ्रीडम मूवमेंट से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये आपका हो सकता है 2 से 3 पार्ट में आए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। वे अफ्रीका में अप्रैल 1893 से जनवरी 1915 तक रहे, लगभग 22 वर्ष रहे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष तक रहे, तो वो 22 वर्ष तक रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, 22 वर्ष तक रहे। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया। दक्षिण अफ्रीका में वह पहले ऐसे भारतीय बैरिस्टर थे। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए थे, और उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। ठीक है, आप यही देखिए, आपका ये क्वेश्चन तो क्लियर ही होता है। साथ में पहला क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? 22 वर्ष तक रहे। उसके बाद गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, एक ये प्लस में 2 ये, मतलब 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं एक क्वेश्चन करने से। और ऐसे भी और भी आगे देखेंगे, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। कोई भी टॉपिक करेंगे हम तो उसमें। ठीक है, इससे आप कॉपी लेके बैठिएगा, सही रहेगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का आरंभ कहाँ किया था? तो ये चंपारण में किया था। ठीक है, चंपारण में किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। उन्होंने प्रथम सफल सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से चंपारण आने के लिए आग्रह भी किया था, तब वे चंपारण गए थे। यही देखिए, आपका गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए किसने आग्रह किया? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। चंपारण में किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कट्ठा प्रति कहते थे। ठीक है, इससे दूसरा आपका 3 कट्ठा प्रति क्या है वो आपको क्लियर हो गया। 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने को 3 कट्ठा प्रति कहते थे। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोग में राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि परिख, JB कृपलानी, ये सारे लोग थे। ठीक है, यहाँ पे आपका इसमें 3 क्वेश्चन कवर होता है। ठीक है, पहला कौन सा है? राजकुमार शुक्ल बुलाए थे गांधी जी को। दूसरा 3/20 हिस्से पर नील की खेती करते थे, उसे 3 कट्ठा प्रति कहते थे। और सेकेंड, इस आंदोलन में सहायक कौन कौन दिए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि परिख तथा JB कृपलानी इत्यादि लोग थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में जब वो रह रहे थे उस टाइम में गांधी जी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन गांधी के द्वारा किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था। इसके बाद उन्होंने नस्ली भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिकों का अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष भी किया। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था, यानी कि 4 भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो आप सब जानते ही हैं, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1920 और 22 में चलाया गया था।
पश्चिम भारत में बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिलती है। ठीक है, पश्चिमी भारत में क्या, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को सफलता मिली। इसमें निम्नलिखित घटनाएं को कालानुक्रम घटित हुई हैं, उनको लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर से 4, 3, 2, 1 है। बाकी देखते हैं कब क्या घटा हुआ है। तो जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में घटता है। नील की खेती के विरोध में होता है ये। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह अभी हमने ऊपर देखा ही है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ये 1919 में आता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट या काले अधिनियम के विरोध में आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ये भी होता है। ठीक है, अमृतसर जो कि पंजाब में है, वहाँ पे एक घटना घटी थी, कई लोगों पे गोली चला दी गई थी। चौरी चौरा घटना ये 1922 में होती है। चौरी चौरा गांव है, कहाँ पे है, गोरखपुर में, यूपी में है। ठीक है, ये बाबा के यूपी में है गोरखपुर। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? ठीक है, जो मूल तिथि थी चौरा चौरा कांड की कौन सी थी, तो वो थी 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहाँ पर 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है और इस घटना में चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 2022 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का भी प्रस्ताव किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार बिहार पीसीएस हो उस पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप यूपी आरओ का पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, उसमें भी आपसे पूछा गया है कि जो ये घटना हुई थी चौरी चौरा की, उसमें कितने पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, तो ध्यान देंगे कितने पुलिस वाले मारे गए थे, 22 पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही आपसे पूछता है यूपीएससी में, भले कि ही ना पूछे, सारी चीज़ें छोटी छोटी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो स्टेट पीसीएस होता है, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें छोटी छोटी घटना होती है, यही पूछते हैं आपसे, ये पूछ लें कितने लोग मरे थे, कब हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ पे है, तो ये सब पूछ लेंगे। डेट तो आपसे पूछेंगे ही, जो मेन क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो चीज़ ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स नहीं बनाना है, आप पीडीएफ लेकर भी कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, वीडियो भी देख लीजिए, बाद में नोट्स बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? CR दास ने किया था। ठीक है, CR दास ने किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा नेता CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि ने विरोध भी किया, लेकिन नागपुर अधिवेशन 1920 में जो CR दास ने स्वयं को प्रस्ताव से प्रस्तावित किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी और इस प्रस्ताव में स्वराज की मांग को भी लक्षित किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद होता है? तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद होता है। चोरी की एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के कुछ युवा नेता असंतुष्ट भी थे। गांधी जी ने इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत CR दास, मोतीलाल नेहरू 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया और जिसके अध्यक्ष CR दास व महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे महासचिव? मोतीलाल नेहरू थे। तो जो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया, तब कई नेता असंतुष्ट भी हो गए थे, क्योंकि वो अपने चरम सीमा पे था। ठीक है, और लगभग जीत पक्की थी। फिर अचानक से गांधी जी ने उसको वापस लेते हैं, क्योंकि उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जो चौरी चौरा में पुलिस चौकी को जलाया गया था जनता के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने अपना वापस ले लिया था। इस वजह से काफ़ी नेता असंतुष्ट और नाराज भी थे गांधी जी से। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन के परिणाम क्या था? तो ये क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्य मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, जो कि ब्रिटिश सरकार में तुर्की के खलीफा जो थे के विरुद्ध में किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना और इस प्रकार आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में आया, परंतु 1924 में
मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना होती है और बाद में खलीफा पद का समाप्त कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप भारत में भी खलीफा आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ये जो तुर्की के खलीफा थे उनको तुर्की के जो राजा थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, तो उसी सिलसिले में ये खिलाफत आंदोलन का शुरुआत होती है और इसको गांधी जी ने एक अवसर के रूप में माना और मिलजुल के बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और साथ में इसमें मुस्लिम एकता भी आई और भी जो थे उनका भी आपस में सामंजस्य बैठा और साथ में सब लोग हुए ताकि और भी जो आंदोलन भविष्य में हो उन्हें काफ़ी हेल्प हुई इससे। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन है? चित्तरंजन दास है। ठीक, चित्तरंजन दास है। क्यों पसंद है देखते हैं। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य है फ्रेंड ऑफ द नेशन। ठीक है, फ्रेंड ऑफ द नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी भी की थी। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि परिषदों को स्वराज्य प्राप्ति का साधन समझता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी की जो आगे हैं ये भी काफ़ी कुछ है, तो इनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।